हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर न्यू क्लास। तो आज हम अपना स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14। तो लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं हम। लेक्चर नंबर 13 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार हम ये देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, अपने लेक्चर नंबर 13 की। तो मैं एक काम करता हूँ, लेक्चर नंबर 13 का क्विक रिवीजन कराता हूँ। तो लेक्चर नंबर 13 में मैंने आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाया था और टॉपिक का नाम था स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री हमने अपना स्टार्ट करा था। तो स्टोइकियोमेट्री के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन होगी उसको हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस के कोफिशिएंट होते हैं उसको हम बोलते हैं उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये हमको आइडिया देते हैं, किस चीज का आइडिया देंगे? हमको मोलर रेशियो का ये हमको आइडिया देंगे। तो मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ। सपोज करो मेरे पास केमिकल रिएक्शन है H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 मैं ले रहा हूँ। तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हम लिखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ओके। सो आप ये देखो कि मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन ली है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम होता है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो हमारा जो H2O2 होता है वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होके वो हमें क्या देगा? वाटर देगा और ऑक्सीजन गैस देगा। तो वाटर लिक्विड हो गया और ऑक्सीजन गैस होगी। अब ये देखो बेटा, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन में हमें स्टोइकियोमेट्री समझनी है, तो स्टोइकियोमेट्री समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 में कि दिस केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस और नॉट। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट साइड हैं सेम एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट साइड भी अवेलेबल है। और जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट का ऑन द रिएक्टेंट साइड, दैट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ, दैट इज आल्सो इक्वल टू, एक बार मैं इसको बेटा बैलेंस कर, हाँ सही, दैट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है? ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ गई बात? ये कैसी केमिकल रिएक्शन है? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस के जो कोफिशिएंट होते हैं उसी को हम बोलते हैं उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O2 इज 2 आ जाएगा। द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर H2O इज 2 आ जाएगा। एंड द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन गैस ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास? 1। तो हमने बोला कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है दैट विल गिव अस द आइडिया अबाउट द मोलर रेशियो, वो हमें मोलर रेशियो का आइडिया देगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? यहां से आप लिख सकते हो द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ O2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो हमको किस चीज का आइडिया दे रहा है? वो हमको आइडिया दे रहा है मोल रेशियो का, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो गिव्स द आइडिया अबाउट, मोलर रेशियो। तो बेटा ये सब कुछ हम स्टडी कर चुके थे अपनी लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो हमने आपको बताया था कि जो आज की क्लास होने वाली है वो हमारी पूरी न्यूमेरिकल क्लास होने वाली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 14। तो लेक्चर नंबर 14 इसमें आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आई थिंक मैंने आपको अप्रोच भी बताई थी कि क्या तो केमिकल रिएक्शन गिवन होगी या केमिकल रिएक्शन गिवन नहीं होगी। अगर केमिकल रिएक्शन गिवन है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, उसको बैलेंस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। और अगर केमिकल रिएक्शन गिवन नहीं है तो हमारा एम क्या है? हमें सबसे पहले लिखनी है अपनी केमिकल रिएक्शन, उसको बैलेंस करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारी जो पूरी सीरीज चल रही है मोल कॉन्सेप्ट की, उस मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज का ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। और अभी तक हम 55 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं इस पूरी यूनिट में। तो क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2। सो द हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट STP कंडीशन इज रिक्वायर्ड with excess of water produced
12.6 ग्राम ऑफ HNO3। आपसे क्या पूछा गया है बेटा, आपसे पूछा गया है कि आपको एसटीपी पे द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रीड कर देता हूं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड at STP is required with excess of water to produce 12.6 ग्राम ऑफ HNO3। तो जो हमारा HNO3 प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12.6 ग्राम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपको क्या क्या गिवन है, मास ऑफ HNO3 आपको गिवन है, कितना मास है ये, 12.6 ग्राम। ओके, और आपको ये गिवन है जो वाटर है हमारा, वो वाटर हमारा कैसा है, एक्सिस में है। वाटर हमारा किस में बेटा, एक्सिस में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है LR, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेटा वो LR वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, पर हम यहाँ पे LR वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें जो, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको समझ में आ रहा होगा मैं भी क्या बोल रहा हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल ये जो मैं भी एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ उसको अपने माइंड से निकाल देना, वो आपके किसी काम का नहीं है। जब आप नेक्स्ट क्लास पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्या बोला था। ठीक है, सुन लो एक बात, सुन लो मेरी बात। रिएक्टेंट मेरे पास दो हैं, इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट हैं। तो इन दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट को हम बोलते हैं LR, जिसका नाम होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब LR वो रिएक्टेंट होता है जो कि रिएक्शन में हर एक रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब उसने क्वेश्चन में बोल दिया एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर किसमें, एक्सिस में है। इसका मतलब वाटर हमारे पास इतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है कि अगर वाटर खत्म हो, वाटर खत्म कभी नहीं होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन स्टॉप होगी तो ये रिएक्शन स्टॉप तभी हो सकती है जब NO2 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारी खत्म हो जाए। बस इतना समझो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस लाइन को निकाल दो, डिलीट मार दो। अब क्वेश्चन पे आओ। तो ये क्वेश्चन हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जिसमें तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में बेटा पहली चीज आपको क्या माइंड में रखनी है, आपको माइंड में ये रखना है क्या हमारे पास गिविंग केमिकल रिएक्शन एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो एक बार चेक करते हैं हम कि गिविंग केमिकल रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज और नॉट। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये हो गई मेरे पास रिएक्टेंट साइड और ये हमारे पास हो गई प्रोडक्ट साइड। ठीक है, वैसे तो देख के समझ में आ रहा होगा, तब भी मैं एक बार और बता देता हूँ, लास्ट टाइम ही बता रहा हूँ मैं। तो रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड अगर हम नाइट्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है, 3। ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 7। और हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2। अब प्रोडक्ट साइड देखो बेटा, प्रोडक्ट साइड भी एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन के एटम गिनो ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 2 नाइट्रोजन तो यहाँ पर है और 1 नाइट्रोजन यहाँ पर है। तो नाइट्रोजन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन कितने हैं, 7। इसका मतलब द गिविंग केमिकल रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब हम इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या थी, 3NO2 गैस प्लस water liquid is converted into 2HNO3। 2HNO3 क्या है, नाइट्रिक है, नाइट्रिक एसिड है बेटा। HNO3 एक्वस प्लस NO, NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, देखो अब हमने क्या बोला, पहला स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 में हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है। और इस डेटा को देख के हमें आइडिया लग गया कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन कैसी केमिकल रिएक्शन है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो कैसी केमिकल रिएक्शन है, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। आई थिंक इतना आपको सब समझ में आ गया। अब हम इसमें आगे मूव करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जिस सब्सटेंस की भी अमाउंट गिवन है आप उस अमाउंट को लिखो। यहाँ पे आपको HNO3 की अमाउंट गिवन है। HNO3 कितना गिवन है, 12.6 ग्राम। तो मैंने बोला जिस सब्सटेंस की आपको अमाउंट गिवन है उस सब्सटेंस के आप मोल निकालो। तो ये अगर मैं HNO3 के मोल्स निकालूंगा तो HNO3 के मोल्स कैसे निकालूंगा, HNO3 का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HNO3। तो अगर मैं मोलर मास ऑफ HNO3 निकालता हूं तो मोलर मास ऑफ HNO3 क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, उसके आगे आप ग्राम पर मोल लिख दो। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पे हम मोलर मास निकालते हैं HNO3 का, तो वो हो जाएगा 1 + 14 + 48 ग्राम पर मोल।
आप जब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे आ जाएगा ये आपके पास एक बार मैं देख लेता हूँ, 48 प्लस 14 प्लस 1 63 आ रहा है। तो HNO3 का जो मोलर मास है दैट इज 63 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से बेटा आपने मोल निकाले, मोल अब आप क्या निकाल रहे हो, मोल ऑफ HNO3 निकालोगे। तो मोल ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा, मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HNO3। तो मास कितना है आपके पास 12.6 और मोलर मास कितना आ गया 63। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे यहाँ पे कितने मोल आ जाएंगे, मोल आ गए हमारे पास 0.2 मोल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड एट द एसटीपी। एसटीपी पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स की कितने वॉल्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आपको रिक्वायरमेंट है। तो बेटा अब यहाँ देखो, हमें पास क्वेश्चन सॉल्व करने के माइंड में हमारे पास क्या क्या आएगा, आप इसको सोचिए। आपके माइंड में एक चीज आएगी कि आपको जब मैंने एसटीपी कंडीशन पढ़ाई थी, और मैं कौन सी एसटीपी की बात कर रहा हूँ, मैं एक ओल्ड एसटीपी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो ओल्ड एसटीपी कंडीशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि NO2 बेसिकली है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये है क्या हमारे पास एक गैस। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी गैस का मतलब आइडियल गैस, और जब तक कुछ भी मेंशन नहीं होगा तब तक हम हर एक गैस को एक आइडियल गैस कंसीडर करेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था ओल्ड एसटीपी कंडीशन में कि हर एक गैस का एक मोल एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ NO2 gas occupy 22.4 liter volume, occupy 22.4 liter volume at STP। कि हर एक गैस का जो एक मोल होगा, मतलब आइडियल गैस का एक मोल एसटीपी पे 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो यहां से मैंने आपको एक रिलेशन भी पढ़ाया था, रिलेशन क्या था, वॉल्यूम इज इक्वल टू N इंटू 22.4 लीटर। आई थिंक ये आपको याद आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यूज हो गया, क्वेश्चन तो ये स्टोइकियोमेट्री था, पर स्टोइकियोमेट्री का था, पर कॉन्सेप्ट इसमें देखो कौन सा यूज हो रहा है, आइडियल गैस वाला। ठीक है, अगर एक मोल बेटा एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि एन मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, एन इंटू 22.4। पर ये चीज ध्यान रखना है कि पूरी की पूरी बात हम किस चीज पे कर रहे हैं, ओल्ड एसटीपी पे कर रहे हैं। अगर यहीं पे आप बेटा न्यू एसटीपी ले लेते तो आपको पता है कि न्यू एसटीपी पे एक मोल जो है आइडियल गैस का वो 22.7 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब आप देखिए, आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय NO2 गैस एट द एसटीपी। तो आप ये देख लो कि NO2 गैस के कितने मोल्स हैं, और जैसे ही आपको NO2 गैस के मोल्स मिल जाएंगे, इस इक्वेशन में आप मोल्स की वैल्यू पुट कर देना, NO2 का आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब हम देखो आ जाओ फिर से स्टोइकियोमेट्री पे। देखो इतना पढ़ाने के बाद अब फिर से आ जाओ स्टोइकियोमेट्री पे। जो मैंने अभी पढ़ाया इसको मैं बाद में यूज करूंगा, अभी आप स्टोइकियोमेट्री पे आओ। तो स्टोइकियोमेट्री में मैंने क्या बोला आपको, जो भी गिवन सब्सटेंस का अमाउंट गिवन होता है उसके आप पहले मोल्स निकालोगे, और मोल्स निकालने के बाद क्या करोगे आप, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से, द रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से आप अननोन या फिर जिस सब्सटेंस के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी गई है उस सब्सटेंस के आप मोल्स निकालोगे। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अगर मुझे NO2 के मोल्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HNO3 divided by stoichiometric coefficient of NO2 is equal to mole of HNO3 divided by mole of NO2। ये हमने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा है, स्टोइकियोमेट्री का। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज करा है, ये मैंने कॉन्सेप्ट यूज करा है स्टोइकियोमेट्री का। अब आप देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HNO3 हमें पता है क्या वैल्यू है, देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HNO3 की वैल्यू है 2, और NO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 3। तो 2/3 इज इक्वल टू मोल ऑफ HNO2 हमें पता है कितने, 0.2। तो 0.2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ NO2 हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल ऑफ NO2 हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे मोल ऑफ NO2 इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.3 मोल। तो यही आपको समझना था कि हमने स्टोइकियोमेट्री का कैसे यहाँ पे यूज किया है।
हमने स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे कैसे यूज की है। तो आपको NO2 के मोल्स मिल गए, NO2 के मोल्स मिल गए। अब आपको पता है कि एक मोल जो गैस होती है आइडियल गैस का एक मोल एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4। तो आपके पास मोल्स पता है तो मोल्स से आप क्या करोगे आंसर निकाल सकते हो। सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय NO2 गैस at STP is equal to moles of NO2 into 22.4। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 6.72 लीटर, 6.72 लीटर। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होगा, क्लियर हो गया। अब देखो आप, मैंने आपसे क्या बोला था, जो जो छोटे छोटे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए उन छोटे छोटे टॉपिक का यूज करके हमें क्या करना है, बड़े टॉपिक में यूज करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में आइडियल गैस वाला कॉन्सेप्ट यूज हो गया, कोई एक बार देख लो इसका। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद पूरे क्वेश्चन को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कैसे हमने निकाला। ठीक है, तो मैं आंसर लिख देता हूँ क्वेश्चन का। तो आंसर मेरे पास आ रहा है 6.72 लीटर। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेंस 2015 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कमर्शियल रेसिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयन इन वाटर सॉफ्टनिंग इज C8H7SO3Na, द मॉलिक्यूलर वेट इज 206। इस जो आपको कमर्शियल रेसिन है इस रेसिन का आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। What should be the maximum uptake of Ca+2 ions by the resin when expressed in mole per gram resin। ठीक है, तो हो क्या रहा है बेटा इसमें समझो, क्या इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन गिवन है? रिएक्शन गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस क्वेश्चन में रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो उसने क्वेश्चन में बोला है, पहले हम देखते हैं, पहले मैं थ्योरेटिकली लिखना सिखाता हूँ आपको। हमारे पास एक कॉमर्शियल रेसिन था, ये क्या है, कॉमर्शियल रेसिन। इस कॉमर्शियल रेसिन में बेसिकली क्या हो रहा है, ये Ca+2 आयन के साथ रिएक्ट करेगा, और इसमें साफ साफ लिखा है कि ये क्या कर रहा है, एक्सचेंजिंग ऑफ आयन करेगा। ये क्या करेगा, आयन का एक्सचेंज करेगा। तो आयन का एक्सचेंज करने के बाद क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होने के बाद आपको कुछ एक प्रोडक्ट मिलेगा P और Q, आपको कुछ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कैसे, अब इसको रिएक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे, कमर्शियल रेसिन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपको गिवन है, कितना है कमर्शियल रेसिन का, C8H7SO3Na। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये रेसिन है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर आप देखोगे तो जब ये वाटर में जाएगा तो वाटर में जाके आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज होके हमें क्या मिलेगा, सोडियम प्लस, और ये C8H7SO3 माइनस। और ये जब रिएक्ट करेगा Ca+2 के साथ तो आयंस का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। आयन का एक्सचेंज का मतलब है इस रेसिन के पास जो पहले कैटायन था, वो कैटायन की वजह उस कैटायन की प्लेस पे अब दूसरा कैटायन आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा C8H7SO3 ट्वाइस कैल्शियम प्लस Na प्लस। समझ आया? अब बेटा देखो, या कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, वो दिक्कत क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली आप ये देखो, जब आगे चल के मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, आयनाइज होते हैं, आयन से मिलकर बनते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो दो टाइप के आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक को हम बोलते हैं कैटायन और एक को हम बोलते हैं एनायन। और कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सपोज करो ए और बी, ए और बी क्या है, आयंस है। ए मेरे पास एक कैटायन है और बी मेरे पास क्या है, एक एनायन। इसको समझने की कोशिश करेंगे तब आपको ना चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ये रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी। सपोज करो ए के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ए क्या है हमारे लिए, एक कैटायन, और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बी हमारे लिए क्या हो गया, एक बेटा एनायन। यहाँ तक समझ में आया, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। जब ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जब ये आयंस मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो ये आयनिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं, इसको देखो तरीका देखो। तरीका क्या होता है, कैटायन कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, एनायन कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके। बेसिकली हर एक एलिमेंट क्या होता है, न्यूट्रल प्रेजेंट होता है, न्यूट्रल ही प्रेजेंट होता है। न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। कैटायन कैसे बना, अगर हम बात करें अगर हम बात करें ए और बी जो भी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कैसे थे, ये न्यूट्रल एलिमेंट्स थे।
अब ये न्यूट्रल एलिमेंट से अगर ए न्यूट्रल से A+2 में जा रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। बी न्यूट्रल से अगर B-3 में जा रहा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसका मेथड होता है कि ए का नेचर कैसा है, डोनेट करने का, और बी का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। ए का नेचर बताओ कैसा है, अगर ए अपने कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ए का नेचर कैसा हो गया, डोनेटिंग नेचर हो गया। बी अपने एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब बी का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। जब भी हम आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो डोनेट करने वाले को हम पहले लिखते हैं और रिसीव करने वाले को हम बाद में लिखते हैं। तो ए क्या हो गया, एक डोनर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो अपने कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। बी क्या हो गया, एक रिसीवर, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके अपने एनायन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। अब ए और बी के ऊपर जो चार्ज है, उन चार्जेस को आप लिखोगे, इसको आप इनकी वैलेंसी भी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, इनकी वैलेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, अब तरीका क्या होता है बेटा, ए के ऊपर जितना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लिखो, बी के ऊपर जितना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लिखो। अब यहाँ साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ए के ऊपर जितना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, बी के ऊपर जितना चार्ज है मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिखा, साइन नहीं लिखा है। और हमें क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनेगा A3B2। हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, A3B2 का। अब यही सेम चीज यहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है देखो, हमारे पास C8H7SO3 माइनस था, और ये किसके साथ ये करेगा, क्या आयन एक्सचेंज करेगा। आयन एक्सचेंज करने का मतलब है अपने पास, इसके पास कमर्शियल रेसिन के पास जो कैटायन था, उस कैटायन को तो बोलेगा बेटा तुम बाहर निकलो, और जो दूसरा कैटायन है जिसका नाम है Ca+2 उसको बोलेगा कि तुम्हारा स्वागत है। तो ये क्या करेगा, जो दूसरा कैटायन है जिसको हम बोलेंगे Ca+2, उसका ये स्वैग से स्वागत करेगा। तो बेटा जब ये दोनों आयन मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने क्या बोला, जो डोनर है उसको आप पहले लिखो, जो डोनर है उसको आप पहले लिखो। Ca+2, Ca+2 क्या है, ये Ca से Ca+2 बना होगा, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा। तो आपको पहले क्या लिखना होगा, Ca+2, और बाद में आप क्या लिखोगे, जिस जो रिसीवर है उसको लिखोगे। तो रिसीवर क्या हो जाएगा हमारे पास, C8H7SO3 माइनस। आपको क्या करना है बेटा, इनकी वैलेंसी लिखनी है, और बैलेंस लिखने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा C8H7SO3 का होल ट्वाइस। इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्म करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके ये चाहो तो आप इस साइड में नोट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई है कैसे हम करते हैं सॉल्व, इसलिए हम इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस हमें यहाँ पे चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कहाँ पूछे जा रहे हैं, ये मेंस में पूछे जा रहे हैं, मेंस 15 का ये क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया बेटा, ये हमने कैसे बनाया, क्योंकि Ca के ऊपर जो चार्ज है +2 का चार्ज है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 की वैलेंसी है। समझ में आया। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है what will be the maximum uptake of Ca+2 ion by the resin। आपसे मोल ऑफ Ca+2 ion आपसे पूछा गया है। ठीक है, what will be the maximum uptake of Ca+2 ion by the resin when expressed in mole per gram of resin। जब आप इसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, आप किस यूनिट में इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो मोल मोल पर ग्राम, मतलब पर 1 ग्राम ऑफ रेसिन। तो यहां से हमें क्या मिला बेटा, क्वेश्चन का मिला हमें कैच। कैच क्या मिला कि हमारे पास जो रेसिन है, उस रेसिन का जो वेट है या इस रेसिन का जो मास है, वो मास कितना है, 1 ग्राम। रेसिन का जो मास है वो मास कितना है बेटा, 1 ग्राम। आई थिंक आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना कैसे गिवन है। आपसे पूछा गया है कि ये रेसिन कितना Ca+2 आयन लेगा, और किसके रेस्पेक्ट में बताना है, पर ग्राम ऑफ रेसिन के रेस्पेक्ट में बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया पूरा स्टोइकियोमेट्री का, और जैसे ये क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री का बना, वैसे आपके माइंड की घंटी बजनी चाहिए कि स्टोइकियोमेट्री के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो क्या ये मेरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ। अब चाहो तो आप इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जितने भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड
जितने भी एलिमेंट्स के आइटम है वो इक्वल आएंगे। इवन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो चार्ज है वो चार्ज भी इक्वल आएगा। अगर आप रिएक्टेंट साइड देखोगे तो रिएक्टेंट साइड में +2 का चार्ज है और प्रोडक्ट साइड में भी बेटा +2 का ही चार्ज है। ये प्लस है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है। समझ में आ रहा है? तो ये होती है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। अब आपको समझ में आ गया। आपसे क्या पूछा है? Ca+2 के मोल्स पूछे हैं पर ग्राम ऑफ रिसिन। का मतलब क्या है कि आपको रिसिन का इनडायरेक्टली उसने आपको मास दे दिया और मास कितना है? 1 ग्राम है। तो हमने स्टोइकियोमेट्री में आपको क्या समझाया है? जिस सब्सटेंस का आपको अमाउंट गिवन है उस सब्सटेंस के आप मोल निकालो। तो अगर मैं मोल ऑफ रिसिन निकालूं, अब मैं पूरा नाम नहीं लिख के यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ रिसिन। तो मोल ऑफ रिसिन क्या हो जाएंगे? मास ऑफ रिसिन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ रिसिन। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको रिसिन का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। अगर मॉलिक्यूलर वेट गिवन है तो मोलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट के आगे आप ग्राम पर मोल लगा दो। तो मास बेटा कितना है? मास तो है 1 ग्राम और मोलर मास कितना हो जाएगा? 206 ग्राम पर मोल। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मोल ऑफ रिसिन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 1/206 मोल। समझ में आ गया? 1/206 मोल। पर आपको मोल किसके निकालने हैं? आपको इस क्वेश्चन में मोल निकालने हैं Ca+2 के। तो Ca+2 के मोल निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? स्टोइकियोमेट्री का फंडा। स्टोइकियोमेट्री का फंडा क्या है? मैं कलर चेंज करके बताता हूं। द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिसिन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Ca+2 इज इक्वल टू मोल ऑफ रिसिन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ Ca+2। तो यहाँ पे आप देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिसिन कितना है? 1 और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Ca+2 कितना है? सॉरी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिसिन हमारे पास कितना है बेटा? 2 और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Ca+2 हमारे पास कितना है? 1। तो आप और यहाँ से मोल ऑफ रिसिन आप निकाल चुके हो। कितना है मोल ऑफ रिसिन? 1/206 मोल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास मोल ऑफ Ca+2 आ जाएंगे जिसकी वैल्यू होगी 1/412 मोल। ठीक है, पर ग्राम ऑफ रिसिन। पर ग्राम ऑफ रिसिन, इसको मत भूल जाना लिखना, पर ग्राम ऑफ रिसिन। तो हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो बेटा देखो किस लेवल की आपकी नॉलेज यहाँ पे चेक हो गई। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए। आप तो फंस जाओगे कि सर किस क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्टली किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन नहीं है। पर आप क्वेश्चन की रीडिंग को केयरफुली पढ़ोगे तो केयरफुली पढ़ने पे आपको समझ में आ जाएगा कि वो Ca+2 आयंस के आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम अपटेक। मैक्सिमम अपटेक पूछ रहा है Ca+2 आयन का और यूनिट क्या है उसकी? मोल्स पर ग्राम ऑफ रिसिन। इसका मतलब रिसिन का मास कितना है? 1 ग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो मेंस 2017 का क्वेश्चन है मेरे पास। ये कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, ये यहाँ पे थोड़ा इसको चाहो तो आप करेक्ट कर सकते हो, M2CO3। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ ए कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस HCl प्रोड्यूस 0.01186 मोल ऑफ CO2। द मोलर मास ऑफ कार्बोनेट आपसे पूछा है। ठीक है, हो क्या रहा है? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन गिवन नहीं है। तो आप ये थोड़ा सा प्रिपेयर होके रहो कि मेंस में या एडवांस में अगर इस टाइप का क्वेश्चन फंस जाता है तो मे बी आपके लिए डिफिकल्टी पार्ट जो होगा वो रहेगा कि इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखना। तो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं बेटा। हमारे पास क्या है? कार्बोनेट है। ये कार्बोनेट क्या कर रहा है? HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो HCl है वो HCl क्या है? एक्सेस में है। तो ये रिएक्ट करके क्या क्या सब्सटेंस बनाएगा वो हम देखते हैं। तो ये रिएक्ट करके सब्सटेंस बनाएगा। एक तो बना देगा बेसिकली M2CO3 क्या है? एक मेटल का कार्बोनेट है तो मेटल का क्लोराइड बन जाएगा MCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, और आप क्या करो इसकी बैलेंसिंग चेक कर लो एक बार। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 2 टाइम्स ऑफ HCl कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे द गिवन केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। M2CO3 कार्बोनेट जो है HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? क्लोराइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और हमारा वाटर बना रहा है लिक्विड। ठीक है, और आप चाहो तो इसकी बैलेंसिंग देखो। M कितने हैं? अगर हम M एलिमेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड 2 आइटम है, प्रोडक्ट साइड भी 2 आइटम है। अगर हम क्लोरीन एलिमेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड 2 आइटम है और प्रोडक्ट साइड भी 2 आइटम है।
अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन का रिएक्टेंट साइड एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी एक एटम है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 3 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 3 एटम है। इसका मतलब द गिविंग रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो मैं इसको एक बॉक्स में पहले बंद कर देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इस कार्बोनेट का आपको 1 ग्राम गिवन है। कितने ग्राम गिवन है? 1 ग्राम गिवन है, ठीक है। और जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है 0.01186 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो यहां से आप देखो, अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर मैं इस कार्बोनेट का, ये हमें क्या गिवन है? ये हमें गिवन है कार्बोनेट। अगर मैं इस कार्बोनेट का मोलर मास जो है, क्या है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मोलर मास की बात कर रहा हूं। अगर इस कार्बोनेट का मोलर मास में मोलर मास में कलर चेंज कर देता हूं, m ग्राम पर मोल मान लो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? इस कार्बोनेट के मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास। सो द मोल्स ऑफ M2CO3 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कैपिटल M मोल्स, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री लगा दो। तो स्टोइकियोमेट्री कैसे लगाओगे? द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ M2CO3 divided by the stoichiometric coefficient of CO2 is equal to mole of M2CO3 divided by mole of CO2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जो जो गिवन है वो उसका आप यूज करो। तो यहाँ पे आपको M2CO3 का अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। और CO2 का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो बेटा 1 1 आ गए। मोल ऑफ M2CO3 हमने निकाला कितना? 1/m। और आपको पता है द व्हाट इज द मोल ऑफ CO2? CO2 के मोल है 0.01186। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 84.3। तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 84.3 और मोलर मास हमने किस यूनिट में एज्यूम किया था? ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा आपके पास मोलर मास, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक 58 क्वेश्चन है ही नहीं। चलो फिर अब आते हैं थ्योरी वाले टॉपिक पे आते हैं। तो थ्योरी वाले टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंबशन रिएक्शन। अब हमारा कंबशन रिएक्शन होता क्या है, हमको ये समझने की कोशिश करनी है। तो कंबशन आप ये समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन? कंबशन में होगा क्या? कंबशन में क्या होगा? ऑल दी सब्सटेंस, मैंने पहले भी एक बार आपको पढ़ाया था, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा था तो वहां पे यूज हो रहा था। कंबशन में होता क्या है? ऑल दी सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं वो क्या करेंगे? अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज करो मेरे पास क्या है, अच्छा दूसरा एक और पॉइंट यहां लिख लो, फॉर द कंबशन कराने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर द कंबशन O2 गैस इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन गैस की क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, कंबशन रिएक्शन होती क्या है। सपोज करो बेटा मेरे पास एक कार्बन है। कार्बन की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। अगर हम कार्बन का कंबशन करेंगे तो कार्बन कंबशन करने पे बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंबशन करने के लिए हमने क्या करा? ऑक्सीजन गैस का यूज करा। और कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? अपने ऑक्साइड में। और कार्बन के ऑक्साइड का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा देखो कार्बन के 2 ऑक्साइड होते हैं, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम कंप्लीट कंबशन की बात करेंगे तो कंप्लीट कंबशन में कार्बन जो होगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड पे कन्वर्ट होगा। पर अगर हमारे पास कंबशन कैसा है? इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या है? कि आपको जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑक्सीजन थी, आपके पास ऑक्सीजन उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब प्रॉपर कंबशन नहीं हुआ है। उस समय कार्बन का आपका जो ऑक्साइड मिलेगा वो मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें क्या करना है? हमें अभी ये मान के चलना है कि हमारे पास जो कंबशन है वो कंबशन कैसा है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है। क्या मान के चलेंगे हम?
कंप्लीट कंबशन मान के चलेंगे, ठीक है। अगर अब आपका ये डाउट आ रहा होगा यहाँ पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं लिखा, वो भी कार्बन का ऑक्साइड है, तो क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि कंबशन हमेशा कैसा हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो कंप्लीट कंबशन का मतलब है कार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट होगा। अब यहाँ देखिए बेटा, अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और इस हाइड्रोजन गैस का अगर मैं कंबशन करा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्या बनेगा हमारा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पे समझ में आया। अब जनरल एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं, आपको ये चीज ध्यान देनी है। अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, कौन सी बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ लिख भी सकते हो, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जब हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि इस हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से एलिमेंट मेरे प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है और एक मेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब कार्बन कंप्लीट कंबशन होगा और हाइड्रोजन का भी कंप्लीट कंबशन होगा। तो हाइड्रोकार्बन का जब आप कंबशन करोगे तो आपके जो प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड। ये आपको ध्यान देना है। बेसिकली आपको एक ही बात अपनी माइंड में रखनी है कि जब भी आप कंबशन करोगे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ऑक्साइड में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें कुछ नोट करके लिखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करके क्या लिखना है बेटा, सपोज करो मेरे पास हाइड्रोकार्बन में, मैं एक बात करता हूँ एल्केन की। हाइड्रोकार्बन में एक होता है जिसको हम बोलते हैं एल्केन। हाइड्रोकार्बन का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं एल्केन। एल्केन क्या होता है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट करके क्या लिखना है बेटा, अगर आप एल्केन का कंबशन करते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एल्केन का कंबशन करोगे तो एल्केन का या फिर हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे तो आपको CO2 मिलेगी और H2O मिलेगी। अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या लिखवाने वाला हूँ, सब मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर कार्बन एक्स प्रेजेंट है, मतलब उस हाइड्रोकार्बन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के एक्स एटम है और हाइड्रोजन के वाई एटम है। तो ये बेटा देखो, क्या मैं पूछूं आपसे, क्या ये मेरा हाइड्रोकार्बन है, आप बोलोगे सर ये हाइड्रोकार्बन है। CXHY क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं इस हाइड्रोकार्बन का एक मॉलिक्यूल लूंगा तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के एक्स एटम है और हाइड्रोजन के वाई एटम है। जब मैं इनका क्या कराता हूँ बेटा, कंबशन कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है, CO2 गैस मिलने वाली है और वाटर मिलने वाला है, H2O लिक्विड। तो इस रिएक्शन को आपको याद करना है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं हाइड्रोकार्बन के कंबशन की। क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी X प्लस Y/4, X प्लस Y/4, ये वैल्यू हो जाएगी X। कोफिशिएंट लिख रहा हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, Y/2। तो ये जो रिएक्शन है मेरे पास, पहले मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये आपको याद होनी चाहिए। ये रिएक्शन बेसिकली है क्या, कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबशन हाइड्रोकार्बन गिवन है, हाइड्रोकार्बन। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार ताकि आपको डाउट ना हो कि जो मैंने बोला है सही बोला है। सपोज करो मैंने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, कौन सा हाइड्रोकार्बन लिया मैंने, मीथेन। तो मीथेन क्या होता है हमारे पास, CH4। जब हम इसका कंबशन करेंगे तो कंबशन करने के ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है, तो हमें बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा CO2 और हमारे पास बनेगा वाटर। अब मैं इस रिएक्शन की क्या कर रहा हूँ बेटा, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग मैं कैसे करूंगा, एक बार इसको चेक कर लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करो, आपको अगर यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसमें और इसमें आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। तो कंपैरिजन करने पे आप देख सकते हो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 4। इसका मतलब O2 का जो कोफिशिएंट आना चाहिए था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 कितना आना चाहिए, x प्लस y/4। अगर आप x 1 प्लस y/4 करते हो, 4/4, तो कितना आएगा, 2।
तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट CO2 की बात करते हैं तो CO2 का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना आना चाहिए, x मतलब 1। तो यहाँ आप देख सकते हो कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अगर मैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर की बात करता हूँ तो वाटर का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आना चाहिए y/2। y/2 का मतलब हो गया 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है आपको क्या करना है, याद रखनी है। इस रिएक्शन को क्या करना है, याद रखना है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन होगी आप उसे तुरंत बैलेंस कर सकते हो। तो ये हमने क्या लिखवाया आपको, आई थिंक नोट करके लिखवाया मैंने ये नोट। तो आप यहाँ लिखोगे नोट नंबर 1, आप लिखोगे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना इस पे, नोट नंबर 2 का। नोट नंबर 2 है मेरे पास, अंटिल, या फिर इसको ऐसे लिखो, इफ नथिंग is mentioned, if nothing is mentioned in a question, in a given question, the combustion of nitrogen N2, the combustion of N2 विल नॉट कंसीडर। इसका मतलब क्या है वो आप देखोगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है बेटा उसका कंबशन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इस नाइट्रोजन का कंबशन नहीं होता। इसको इस तरीके समझो बेटा, अगर मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, क्या हाइड्रोकार्बन है, CXHY, और नाइट्रोजन भी मैंने लगा दिया नाइट्रोजन Z। अब मैं क्या करा रहा हूँ, इसका कंबशन करा रहा हूँ। तो मुझे कंबशन करने पे पता है कि सब्सटेंस क्या होंगे, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर कन्वर्ट हो जाए, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और नाइट्रोजन एन के बेटा एन, ये एन जेड लिखा है मैं, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन, या फिर आप एक काम करो, आप चाहो तो यहाँ पे इफ नथिंग इज मेंशन तो आपको क्या करना है बेटा, नाइट्रोजन का कंबशन नहीं करना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस ही रहेगी, नाइट्रोजन हमारी नाइट्रोजन गैस ही रहेगी। अब मैं इस रिएक्शन की अगर बैलेंसिंग करूंगा तो बैलेंसिंग करने पे मुझे डायरेक्टली ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है, x प्लस y/4, CO2 कितना मिलेगा, x, CO2 का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, x, वाटर का कोफिशिएंट मिलेगा y/2। अब यहाँ देखो इस साइड पे, नाइट्रोजन मतलब रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन एलिमेंट के जो एटम है वो एटम कितने प्रेजेंट है, Z। तो प्रोडक्ट साइड पे भी नाइट्रोजन एलिमेंट के Z एटम ही होने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे Z/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट साइड में भी नाइट्रोजन एलिमेंट के जो एटम है वो कितने, Z ही हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे। याद क्या रखना है, अगर नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है सब्सटेंस में, जब आप कंबशन करोगे तो नाइट्रोजन गैस मिलेगी, उसका कभी भी ऑक्साइड नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन एलिमेंट के ऑक्साइड कंबशन करने पे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड मिलते तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पे कंबशन कराओगे तब मिलेंगे। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं उस नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में नाइट्रोजन जो है अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया कंबशन ऑफ रिएक्शन, कंबशन ऑफ रिएक्शन। तो कंबशन ऑफ रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है हर एक एलिमेंट अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंबशन कराने के लिए O2 की रिक्वायरमेंट होगी। एक हाइड्रोकार्बन की मैंने कंबशन बैलेंसिंग रिएक्शन लिखवा दी कंबशन की। और एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजन एलिमेंट है कंबशन करने पे अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। कब तक कन्वर्ट नहीं, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपने नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बना दिया। अगर नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्वेश्चन में वो आपको लिख के देगा कि नाइट्रोजन भी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है ऑन द कंबशन। अगर मेंशन नहीं है तो नाइट्रोजन का आप उसके ऑक्साइड में कन्वर्जन नहीं करोगे, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन करेंगे तभी हमें यहाँ पे क्या आएगी, इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है एक बार हम वो देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है इन ए रॉकेट मोटर फ्यूल्ड विद हेप्टेन। एक रॉकेट मोटर है फ्यूल्ड विद हेप्टेन, उसके अंदर जो फ्यूल है वो फ्यूल कौन सा है हमारे पास, हेप्टेन फ्यूल है, ठीक है। और हेप्टेन फ्यूल का केमिकल फॉर्मूला आपको गिवन है C7H16।
हाउ मेनी केजी ऑफ ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइडेड विद ईच केजी ऑफ हेप्टेन फॉर इट्स कंप्लीट कंबशन। तो यहाँ पे बेटा देखो C7H16 देख के आपको समझ में आ गया ये क्या एक हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी एक केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ कि C7H16 ये हमारे पास एक हेप्टेन है, मतलब एक हाइड्रोकार्बन है जिसका हम कंबशन करा रहे हैं ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको पता है, इस कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा वाटर, ठीक है, H2O। तो अब आपको पता है कि इस बैलेंस केमिकल इस रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करनी है। डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा हमारे पास x मतलब 7 प्लस y/4, y की वैल्यू है 16 तो 16/4 और यहाँ पे आ जाएगा CO2 का कोफिशिएंट होगा x तो ये आ जाएगा 7 और वाटर का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा y/2 मतलब 16/2। तो आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो C7H16 गैस ऑन कंबशन विद O2 तो ये आ जाएगा 11 O2 गैस और आपको क्या मिलेगा 7 टाइम्स ऑफ CO2 गैस प्लस 8 टाइम्स ऑफ H2O। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास कैसी केमिकल रिएक्शन हो गई, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिब्बे में बंद करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे हाउ मेनी केजी ऑफ ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब आपसे मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है। कब पूछा गया है, विद ईच केजी ऑफ हेप्टेन फॉर इट्स कंप्लीट कंबशन। तो हेप्टेन आपको गिवन है, कितना गिवन है आपको 1 केजी आपको गिवन है। तो मास ऑफ हेप्टेन अगर मैं लिखूं C7H16 ये कितना है 1 केजी। आप चाहो तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो 1000 ग्राम। तो बेटा देखो स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आ गया। सबसे पहले आपको जिस भी सब्सटेंस का अमाउंट गिवन है आप क्या निकालोगे उसका मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे, सो द मोल ऑफ हेप्टेन हमारे पास आ जाएगा C7H16 ये आ जाएगा मास ऑफ हेप्टेन C7H16 और मोलर मास ऑफ हेप्टेन, मोलर मास ऑफ हेप्टेन। अब मोलर मास ऑफ हेप्टेन कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूं। द मोलर मास ऑफ हेप्टेन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 × 12 प्लस 16 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, बट तभी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है 100 ग्राम पर मोल, ये आ रहा है 100 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आप निकालेंगे मास कितना है 1000 ग्राम और मोलर मास है हमारे पास 100 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से क्या होगा बेटा ये कैंसिल और यहाँ से आपको मोल्स की वैल्यू मिल जाएगी 10 मोल्स मिल जाएगी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें मास ऑफ O2 निकालना है। तो मास ऑफ O2 के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे। और मोल्स ऑफ O2 हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द मोलर रेशियो। सो द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हेप्टेन divided by stoichiometric coefficient of O2 is equal to mole of heptane divided by mole of O2। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है हेप्टेन का वो कितना है 1 और ऑक्सीजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 11। तो 1/11 इज इक्वल टू मोल ऑफ हेप्टेन कितना आ गया 10 और मोल ऑफ O2 मुझे निकालना है। सो द मोल ऑफ O2 की वैल्यू आ जाएगी 110 मोल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मोल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही आपको मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल गया अब आप मास ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हो। सो द मास ऑफ ऑक्सीजन इज मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स कितना है हमारे पास 110 इनटू मोलर मास की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है हमारे पास 32। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके पास टोटल 3520 ग्राम और अगर आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो किलोग्राम में ये वैल्यू आ जाएगी 3.52 kg। तो यहाँ से हमें बेटा क्या समझ में आया, यहाँ से हमें समझ में आया अगर हमें 1 kg और हेप्टेन का कंप्लीट कंबशन करना है तो 1 kg और हेप्टेन के कंप्लीट कंबशन करने के लिए हमें 3.52 kg ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 3.52 kg ऑफ O2 रिक्वायर्ड
पर केजी ऑफ हेप्टेन C7H16। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए, एक रिएक्शन कंबशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, साथ में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑन ए कंबशन ऑफ C2H4 2 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर प्रोड्यूस along with this quantity of CO2 if each drop contain 6.02 into 10 raised to the power of 21 water molecule। तो यहां से हमें क्या करना है बेटा, कंबशन करना है हमें C2H4 का ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या मिलेगा हमें, CO2 मिलेगा और हमें मिलेगा वाटर। डायरेक्ट क्या करते हैं हम इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं, तो बैलेंसिंग करने पे ये कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग करने पे ये आ जाएगा ये। तो मैंने क्या करा बैलेंसिंग, अब बेटा बैलेंसिंग के बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ, आप देख सकते हो कैसे हमने बैलेंसिंग का आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दिया, हर एक क्वेश्चन में वही फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार चेक भी कर सकते हो कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, आप चेक भी कर सकते हो। तो फिजिकल स्टेट में और लिख देता हूँ, C2H4 गैस है और CO2 भी गैस है और वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, ऑन ए कंबशन ऑफ C2H4 2 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो CO2 बेटा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर प्रोड्यूस अलोंग विद दिस क्वांटिटी ऑफ CO2 इफ ईच ड्रॉप कंटेन 6.02 into 10 raised to the power of 21 वाटर मॉलिक्यूल। आपसे वाटर के ड्रॉप पूछे, वाटर ड्रॉप्स आपसे पूछा गया है, तो वाटर ड्रॉप पूछा गया है। अब आपको गिवन किया है कि एक ड्रॉप जो होती है वाटर की, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 into 10 raised to the power of 21 वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या मैं, आप मुझे बता सकते हो कि एक ड्रॉप के अंदर मोल्स कितने हैं वाटर के, बिल्कुल निकाल सकते हो। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था बहुत अर्ली क्लासेस में कि मोल्स इज इक्वल टू यूनिट पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहां से अगर हम निकालें कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन कितने मोल्स ऑफ वाटर है, तो आप यहाँ क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर ऑफ 23, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, आपको मोल्स ऑफ H2O मिल जाएंगे। मतलब एक ड्रॉप के अंदर कितने मोल्स हैं वाटर के, ये आपको मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा कि एक ड्रॉप वाटर के अंदर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन 10, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर ऑफ -2 मोल। एक ड्रॉप वाटर के अंदर 10 रेज़ टू दी पावर ऑफ -2 मोल ऑफ H2O है, ये आपको पता चल गया। अब एक बात बताओ, अगर आप इस C2H4 का कंबशन करते हो और C2H4 का कंबशन करने पे अगर आपको पता चल जाए कि कितने मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कितने मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप वाटर की ड्रॉप भी निकाल सकते हो। कैसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, मोल ऑफ H2O फाइंड आउट करने वाले हैं कि जब आप C2H4 का कंबशन करोगे तो कितने मोल हमारा H2O प्रोड्यूस होगा। तो स्टोइकियोमेट्री लगा देता हूं मैं यहाँ पे। According to stoichiometry, the stoichiometric coefficient of CO2 divided by the stoichiometric coefficient of H2O is equal to mole of CO2 divided by mole of H2O। अब जो stoichiometric coefficient है CO2 का, वाटर का, वो कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें मोल ऑफ H2O कितने मिल जाएंगे, 2 मोल मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे हमें, 2 मोल्स मिल जाएंगे। समझ में आया। हमने क्या निकाला, यहाँ से वाटर के मोल्स निकाल लिए। वाटर के मोल्स कितने आ गए हमारे पास, 2 मोल्स वाटर आ गए। अब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको कितने ड्रॉप ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, एक ड्रॉप वाटर के अंदर 10 रेज़ टू दी पावर ऑफ -2 मोल ऑफ H2O है, या फिर आप बोल सकते हो 10 raised to the power of -2 mole of water contain 1 drop H2O। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन, कितने ड्रॉप होंगे, एक मोल के अंदर कितने ड्रॉप होंगे बेटा, 1/10 raised to the power of -2 ड्रॉप ऑफ H2। ठीक है,
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 ड्रॉप होंगे, 100 ड्रॉप ऑफ H2। वाटर के 100 ड्रॉप मिलेंगे आपको 1 मोल वाटर के अंदर, पर वाटर हमारे पास 1 मोल नहीं है, वाटर हमारे पास कितना है, 2 मोल है। तो 2 मोल of water contain 2 into 100 ड्रॉप ऑफ H2। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 200 ड्रॉप आ जाएंगे। आंसर कितना आ जाएंगे, 200 ड्रॉप्स ऑफ H2। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन पेपर में फिर से समराइज करना चाहूंगा। हमें क्या था, हमें C2H4 गिवन था जिसका हम कंबशन कर रहे थे, और कंबशन करने पे 2 मोल ऑफ CO2 मिल रही थी। तो आपसे पूछा कि ये बताइए वाटर के कितने ड्रॉप मिलेंगे। अब वाटर के कितने ड्रॉप मिलेंगे, उसने ये बता दिया कि एक ड्रॉप वाटर के अंदर 6.02 इंटू 10⁻⁻21 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले लॉजिक लगाया, क्या लगाया कि एक ड्रॉप के अंदर अगर 6.02 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब एक ड्रॉप के अंदर कितने वाटर के मोल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चला कि 1 मोल वाटर के अंदर 10⁻⁻² मोल्स ऑफ वाटर है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते थे कि 10⁻⁻² मोल ऑफ वाटर के पास एक ड्रॉप है, 1 मोल के पास कितना आ जाएगा, 100 ड्रॉप। और तो हमें वाटर के यहाँ पे मोल्स निकाले और उनसे मल्टीप्लाई कर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 200 ड्रॉप ऑफ H2। ये आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ml of H2O2 aqueous solution, if 5.6 liter of oxygen gas is collected at STP condition, then calculate the molarity of H2O2 solution। तो ये क्या कर रहा है कि डिकम्पोजिशन कर रहा है H2O2 का। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 रिएक्शन लिखवाई थी। तो एक बार इसे फटाफट लिखो कि जब हम H2O2 का एक्वस का डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगी ऑक्सीजन गैस और साथ में मिलेगा हमें वाटर। अब आप इस क्या करो, इस केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग कर दो। तो बैलेंसिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे 1/2O2 लगा सकते हो। तो केमिकल रिएक्शन मेरी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन। या फिर आप एक काम करो, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। अभी भी ये केमिकल रिएक्शन कैसी हो गई, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। और जैसी ही बैलेंस केमिकल रिएक्शन हुई, मैंने इसको बॉक्स के अंदर बंद करा। अब मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 500 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन। तो जो H2O2 सोल्यूशन है ये कितना हमारे पास 500 ml है। ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 500 ml ऑफ H2O2 aqueous solution, if 5.6 लीटर ऑफ, हमें कितनी ऑक्सीजन मिल रही है बेटा, 5.6 लीटर हमें ऑक्सीजन मिल रही है। और कहाँ पे मिल रही है, एट एसटीपी पे। कहाँ पे मिल रही है, हमें एक एसटीपी पे मिलती है। देन कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है H2O2 एक्वस सॉल्यूशन की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मोल्स ऑफ H2O2 को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। और क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर वॉल्यूम जो आपको गिवन है कितना गिवन है, 500 ml। ठीक है। अब मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम वॉल्यूम पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, लीटर में हम पुट करेंगे। तो इसे लगे हाथ में लीटर में कन्वर्ट कर, हम बाद में कर लूंगा, ठीक है, कोई नहीं। अब आप यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या अननोन है, हमारे लिए मोल ऑफ H2O2 अननोन है। तो मोल ऑफ H2O2 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट समझो। हमें पता है कि एसटीपी पे किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। मैं कौन से एसटीपी की बात कर रहा हूँ, मैं एक ओल्ड एसटीपी की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं ओल्ड एसटीपी की बात करूंगा तो ओल्ड एसटीपी पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, हमारे पास जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है वो हमारा 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। पर हमारी आइडियल गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है, 5.6 लीटर। तो आपने जो रिलेशन पढ़ा था V इज इक्वल टू N इंटू 22.4, तो आपको B की वैल्यू पता है, आप N की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। तो N इज इक्वल टू B बाय 22.4
n इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहां से हमें मोल्स मिल जाएंगे, कितने मोल्स आएंगे ये एक बार मैं सॉल्व करता हूं। 0.25 मोल्स मेरे पास कितने आ गए, मोल्स ऑफ O2 हमारे पास कितने आ गए 0.25 मोल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो O2 के मोल से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मोल ऑफ O2 हमारे पास कितने आ गए हैं 0.25 मोल। ठीक है, अब मैं मोल ऑफ O2 की हेल्प से मोल्स ऑफ H2O2 निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। अब स्टोइकियोमेट्री लगा दो बेटा यहाँ पे, द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ O2। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है H2O2 का वो कितना है 2, और ऑक्सीजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है मेरे पास 1। मोल ऑफ H2O2 मुझे फाइंड आउट करना है, और मोल ऑफ O2 मुझे पता चल गया कितना है 0.25। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे आ गया मोल ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। कितना आ गया 0.5 मोल। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, इस वाले फॉर्मूले में, किस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में आप वैल्यूज को पुट कीजिए और मोलैरिटी ऑफ H2O2 को फाइंड आउट कीजिए। सॉल्व करता हूं मैं इसको। So the molarity of H2O2 aqueous is mole of H2O2। तो मोल कितने आ गए 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा 500 ml। मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूं और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 मोलर। 1 मोलर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 1 मोलर, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको 1 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। ये तीनों यूनिट क्या है, सेम यूनिट होती हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोलैरिटी ऑफ H2O2 इज 1 मोलर। कितना आ गया 1 मोलर। तो बेटा देखो, जिन बच्चों को लग रहा था कि सर उन वाले कॉन्सेप्ट का क्या यूज है, हमने आइडियल गैस में पढ़ा दिया, कोई यूज है, यहाँ देखिए क्वेश्चन किसका है ये कंबश, ये क्वेश्चन किसका है कंबशन का, मतलब ये तो कंबशन का नहीं है, ये तो डिकम्पोजिशन का है। ये क्वेश्चन है स्टोइकियोमेट्री का, पर इसमें यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे जो हमने आइडियल गैस आपको पढ़ाया था, जिसमें कुछ चीजें हमने आपको समझाई थी, ये सब चीजें यहाँ पे यूज हो रही है। तो कोई भी चीज आपको जो भी अभी तक पढ़ाई गई है, आप ये मत सोचना कि वो इररिलेवेंट है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक जो आपको अभी तक पढ़ाया गया है लेक्चर 14 लेक्चर तक, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा आगे। आगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में जो भी पढ़ाया आपने वो सब पूरा आप यूज कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो आज हम आते हैं आज के लेस, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये जेई 2011 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे और उसके बाद हम आज के लेक्चर को देंगे अपना विराम। तो एक बार क्वेश्चन रीड करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलो क्वेश्चन क्या है, a decapeptide molecular weight is 796 on complete hydrolysis give ये आपको गिवन है ग्लिसिन गिवन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 75 है, एलेनाइन गिवन है और फिनाइल एलेनाइन गिवन है। तो ग्लिसिन contribute to 47% to the total weight of hydrolysis product। the number of glycine unit present in डेकापेप्टिटाइड इज, और ये आपको गिवन है कि डेकापेप्टाइड कंज्यूम 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऑन हाइड्रोलिसिस। अब ये क्या होता है डेकापेप्टाइड, या फिर ग्लिसाइन, या फिर एलेनाइन, या फिर फिनाइन एलेनाइन, मुझे तो खुद नहीं पता, मुझे खुद भी नहीं पता। और आप देखोगे, देखो 2011 का क्वेश्चन है, हमें भी नहीं पता ये क्या है, और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है बेटा। ये समझ लो आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, और हाइड्रोलिसिस करने पे आपको 3 कंपाउंड और मिल जाते हैं। यहाँ समझाता हूं मैं, देखो आपने क्या करा, आपने डेका पेप्टाइड का, आपने डेका पेप्टाइड का क्या करा हाइड्रोलिसिस किया। क्या करा आपने हाइड्रोलिसिस,
और हाइड्रोलिसिस करने पे आपको क्या मिला, हाइड्रोलिसिस करने पे आपको मिला ग्लिसाइन मिला, ग्लिसाइन मिला आपको, आपको क्या मिला, आपको मिला एलानाइन मिला, एलेनाइन, एलेनाइन बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, एलेनाइन, और एक आपको मिला फिनाइल, फिनाइल एलेनाइन, ये आपको मिले। अब हमें नहीं पता ये क्या है, हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि डेका पेप्टाइड जो था इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है, तो डेका पेप्टाइड को मैं बाबा डेका पेप्टाइड नहीं लिखूंगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, डेका पेप्टाइड को मैं डिनोट करूंगा कैपिटल डी से, ठीक है। जो ग्लिसिन है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल जी से, एलेनाइन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल ए से, और फिनाइल एलेनाइन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल पी से, है ना। अब हमारे पास रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्शन ये हो गई, हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस में होता क्या है बेटा, आप सब्सटेंस की वाटर के साथ रिएक्शन करते हो, तो ये साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है कि डेका पेप्टाइड जो है हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर की जरूरत है, और ये हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्लिसिन मिलता है, हमें मिलता है एलेनाइन मिलता है, और हमें क्या मिलता है, फिनाइल एलेनाइन मिलता है, ठीक है। अब मैं देखो क्या क्या चेंज करने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनो, ये साफ साफ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डेका पेप्टाइड कंज्यूम 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O फॉर द हाइड्रोलिसिस, मतलब डेका पेप्टाइड को क्या चाहिए, 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए, और जब इसका हाइड्रोलिसिस के बाद आपको जो ग्लिसिन मिल रहा है, सपोज करो आपका यहाँ पे आपने मिला x, आपने इसका कोफिशिएंट कितना ले लिया x, एलेनाइन का कोफिशिएंट ले लिया y, और आपने ले लिया फिनाइल एलेनाइन का जो आपने लिया, क्या लिया आपने, फिनाइल एलेनाइन का जो कोफिशिएंट ले लिया वो ले लिया z, क्लियर है। और मैं क्या करता हूं बेटा, हम क्या करते हैं, जो डेका पेप्टाइड है उसका हम क्या करते हैं, वेट मान लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मानेंगे, नहीं मानेगी तो नहीं मानेंगे, अभी आप इतना समझ लो, इसका कोफिशिएंट मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने बेटा इसका कोफिशिएंट 1 क्यों लिया, क्या मुझे कोई बता सकता है कि डेका पेप्टाइड का कोफिशिएंट मैंने 1 क्यों लिया, इस लाइन को देख के, क्योंकि डेका पेप्टाइड कंज्यूम करता है 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O फॉर द हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल डेका पेप्टाइड का 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को कंज्यूम करेगा, तो आप बोल सकते हो कि एक मोल ऑफ डेका पेप्टाइड 9 मोल्स ऑफ वाटर को कंज्यूम करेंगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वाटर का कोफिशिएंट आपने 9 ले लिया, तो डेका पेप्टाइड का कोफिशिएंट क्या लोगे, 1 लोगे, और मैंने क्या करा है, बाकी के जो ग्लिसाइन है, एलेनाइन है और फिनाइल एलेनाइन है, इनका मैंने कोफिशिएंट ले लिया XYZ, और XYZ लेते ही मैंने क्या बोला, ये दिस केमिकल रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन को मैंने क्या बोल दिया, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये अप्रोच होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, ये नहीं कि सर हम क्वेश्चन देखा रहे सर हमें तो पता ही नहीं ये सब चीजें क्या होती है, हमें भी नहीं पता बेटा ये क्या होती है, क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन देखते ही हमने अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है इस क्वेश्चन को, और हमने ये समझ में आ गया कि जो डेका पेप्टाइड है ए क्या करेगा, 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को कंज्यूम कर रहा है हाइड्रोलिसिस पे, इसका मतलब जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा, किसका कोफिशिएंट का रेशियो होगा, डेका पेप्टाइड और वाटर का, वो कोफिशिएंट का रेशियो 1:9 होना चाहिए, 1:9 ले लिया। अब बाकी का जो ग्लिसाइन है, एलेनाइन है और फिनाइल एलेनाइन है, इनके तो कोफिशिएंट गिवन ही नहीं है, तो मैंने XYZ ले लिए, कुछ भी कोफिशिएंट होंगे, और बोला कि अब ये केमिकल रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, किसका गिवन है, डेका पेप्टाइड का आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, कितना, 796, तो मॉलिक्यूलर वेट गिवन है तो आप मोलर मास लिख सकते हो, तो मोलर मास कितना हो जाएगा डेका पेप्टाइड का, 796 ग्राम पर मोल, ये आपको पता है। क्या मैं मोलर मास ऑफ वाटर पूछूंगा आप बता पाओगे, अरे 18 ग्राम पर मोल यार, इसमें मत सोचना कि वाटर का हमें मोलर मास गिवन नहीं है, गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अब आपको देखो ग्लिसरीन का आपको मोलर मास गिवन, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 75, तो ग्लिसरीन का आप या ग्लिसाइन का आप मोलर मास लिख सकते हो, क्या हो जाएगा मोलर मास, 75 ग्राम पर मोल। अभी तो बेटा मैंने क्वेश्चन सॉल्व ही करना स्टार्ट नहीं किया, जो डेटा गिवन है बस मैं वही लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझे गिवन है बस मैं वही लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या पढ़ने वाला हूँ उसको देखो, अब आप एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे, जो मैंने अभी तक लिखा हुआ इसके साथ रिलेट करने की कोशिश करोगे, तो क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ो कि डेका पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लिसिन, एलेनाइन एंड फिनाइल एलेनाइन। Glycine contribute to 47% to the total weight of hydrolysis product। जो हाइड्रोलिस प्रोडक्ट जो है उसका जो 47% है, वो 40% वेट, मतलब हाइड्रोलिस प्रोडक्ट का कोई वेट होगा,
उस वेट का 47% जो वेट है वो ग्लिसरीन का ही है। द नंबर ऑफ ग्लिसरीन यूनिट प्रेजेंट इन डेकापेप्टाइड, कितने नंबर ऑफ ग्लिसरीन यूनिट प्रेजेंट है इन डेकापेप्टाइड, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अगर मैंने आपको अगर पढ़ा दिया होता पीओएसी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता, पर अब ठीक है समझे। हम मोल कॉन्सेप्ट में अभी जितना पढ़ा हम उसी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पेस बनाता हूँ, इस डेटा को ना थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, एक मिनट रुके, हाँ अब सही है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लिसरीन कंट्रीब्यूट्स टू 40% टू द टोटल वेट ऑफ हाइड्रोलिस प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो हाइड्रोलिस प्रोडक्ट है वो हाइड्रोलिस प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ग्लिसरीन है, एलेनाइन है और फिनाइल एलेनाइन। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं डेका पेप्टाइड का 1 मोल कंज्यूम कर लेता हूँ। मैंने क्या माना, अज्यूम कर लेता हूँ, मैंने माना कि डेका पेप्टाइड का 1 मोल मेरे पास है। ठीक है, अगर डेका पेप्टाइड का 1 मोल है, आप बता सकते हो व्हाट मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हो क्या, मोल ऑफ H2O निकाल सकते हो? तो मोल ऑफ H2O कितने आ जाएंगे, बिल्कुल स्टोइकियोमेट्री लगा दो। कैसे लगाओगे आप देखो, सो द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डेकापेप्टाइड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ डेकापेप्टाइड डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कोफिशिएंट जो है डेकापेप्टाइड का वो तो 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है किसका, वाटर का, वो कितना है 9। ठीक है, और मोल ऑफ डेकापेप्टाइड आपने क्या करा है, 1 मोल आपने क्या करा है, अज्यूम करा है। क्या करा है आपने, 1 मोल अज्यूम कर लिया है आपने। तो यहाँ से मोल ऑफ H2 आ जाएगा, मोल ऑफ H2 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 9 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, आपको क्वेश्चन में जो गिवन था, आपको क्वेश्चन में ग्लिसरीन का आपको 47% टोटल वेट परसेंट गिवन है। तो एक बार हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन के मोल्स भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डेकापेप्टाइड divided by the stoichiometric coefficient of glycine is equal to mole of decapeptide divided by mole of glycine। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डेकापेप्टाइड का कितना है 1, और ग्लिसरीन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है x, और मोल ऑफ डेकापेप्टाइड कितना है, आपने 1 अज्यूम करा है, तो यहाँ से मोल ऑफ ग्लिसरीन हमें कितना मिला, x मोल हमें मिल गया। समझ में आई कि नहीं भाई बात। हमने क्या करना है, हमें जो जो चीजें निकालनी है वो चीजें हमने सोच ली, हमें पता कैसे चला ये, अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि हमें सब पता कैसे चला। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं कलर एक दूसरे शीट पे ले जाता हूँ, वहां पे समझाता हूँ आपको, है ना, तो आपको समझ में आएगा। बेटा देखो, डेका पेप्टाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके, मतलब हाइड्रोलिसिस करके क्या दे रहा है, ग्लिसरीन दे रहा है, एलेनाइन दे रहा है और फिनाइल एलेनाइन दे रहा है, जिसके आपने कोफिशिएंट कितने ले लिए, एक्स, वाई और जेड। अब ये देखो, इनको हम बोलेंगे अपना हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हो गए हमारे पास रिएक्टेंट। ये हमारे, इसको आप क्या बोल सकते हो, आप इनको रिएक्टेंट बोल सकते हो। अगर बेटा मैं मास कंजर्वेशन लगा दूं, मैं क्या लगा दूं, मास कंजर्वेशन, तो मास कंजर्वेशन क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोलिस प्रोडक्ट, मास ऑफ हाइड्रोलिस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब बेटा उसने आपको क्या बोला है, उसने ये बोला है हाइड्रोलिस प्रोडक्ट का जो मास है, सपोज करो वो मैंने ले लिया ए ग्राम ले लिया, कितना ले लिया, ए ग्राम ले लिया। ठीक है, अब इस वो कहता है जो ग्लिसरीन का जब हमने मास परसेंट निकाला, हमने क्या निकाला, मास परसेंट जब ग्लिसरीन का निकाला तो कैसे निकाला होगा हमने, मास ऑफ ग्लिसरीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोलिस प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोलिस प्रोडक्ट इनटू 100, इस तरीके से निकाला होगा। और निकालने पे ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 47% आई है। कितनी आई है वैल्यू, 47। तो आप यहाँ देखो, जो मास ऑफ हाइड्रोलिस प्रोडक्ट है दैट इज आल्सो इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 47 इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लिसरीन डिवाइडेड बाय
मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100 लिख सकते हो बिल्कुल। देखिए मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको एक आपकी थिंकिंग पावर बता रहा हूं किस तरीके से हमें थिंक करना है। अच्छा, अब मास ऑफ ग्लिसरीन को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ग्लिसरीन को हम लिख सकते हैं moles into molar mass. So mole of glycerin into molar mass of glycerin, मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन। और मास ऑफ रिएक्टेंट को बेटा हम मास ऑफ रिएक्टेंट को हम निकालना भी सिखा देंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट हम कैसे निकालेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इनटू 100। इसलिए अब यहाँ देखो आपको ये निकालना है मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन आपको क्वेश्चन में, मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन आपको क्वेश्चन में गिवन था। मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन की बात करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमें क्या निकालना है, हमें मोल्स ऑफ ग्लिसरीन निकालना है। तो मोल्स ऑफ ग्लिसरीन हमारे पास क्या है, हमने कितना मान लिया, कितना आया बेटा, अभी लास्ट मैंने दिखाया x मोल दिखा दिया। और मास ऑफ रिएक्टेंट भी आपको नोन है, मास ऑफ रिएक्टेंट भी आपको कैसा है, नोन है। तो इस पूरी रिएक्शन में हमारे पास x कैसा हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, x की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ ग्लिसरीन यूनिट प्रेजेंट इन डेकापेप्टाइड, ठीक है, नंबर ऑफ ग्लिसरीन यूनिट प्रेजेंट इन डेकापेप्टाइड, मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब समझ में आ गया अप्रोच क्या है मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, कैसे अप्लाई करने वाला हूँ बेटा, देखो अगर मैं मास ऑफ रिएक्टेंट निकालता हूँ तो मास ऑफ रिएक्टेंट के बेटा रिएक्टेंट साइड में मेरे पास दो रिएक्टेंट है, कौन कौन से, एक तो है डेकापेप्टाइड और एक है मेरे पास वाटर, एक मेरे पास है डेकापेप्टाइड और एक मेरे पास है वाटर। अब अभी देखिए डेकापेप्टाइड का मास मैं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि डेकापेप्टाइड का जो मास होगा वो क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल मैंने कितना एज्यूम करें, 1, मोल मैंने कितना ले लिया, 1। अब मोलर मास मुझे क्वेश्चन में गिवन है, आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है ना डेकापेप्टाइड का, तो डेकापेप्टाइड का अगर मॉलिक्यूलर वेट गिवन है तो यहाँ से आप मोलर मास ऑफ डेकापेप्टाइड निकाल सकते हो। सो द मोलर मास ऑफ डेकापेप्टाइड कितना हो जाएगा, 796 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मास ऑफ डेकापेप्टाइड है वो हो जाएगा मोल इनटू मोलर मास, और मोलर मास हो जाएगा 796, ठीक है, प्लस मास ऑफ वाटर। तो वाटर की बात करूंगा तो वाटर के मोल्स कितने हैं मेरे पास, 9, वाटर के मोल्स कितने आ गए, 9 इनटू मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, और ये आ जाएगा हमारे पास ग्राम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 18 इंटू 9 प्लस 796, तो ये आ जाएगा 958 ग्राम। ये हमारे पास आ गया, मास आ गया किसका, रिएक्टेंट का मास आ गया। अगर रिएक्टेंट का मास इतना है तो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, मास कंजर्वेशन। अप्लाई क्या करने वाले हो आप, मास कंजर्वेशन। और अगर मैं मास कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा तो मास कंजर्वेशन ये कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोलिस प्रोडक्ट। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, मास ऑफ हाइड्रोलिस प्रोडक्ट मिल गया। सो द मास ऑफ hydrolyzed product, hydrolyzed product is equal to mass of reactant, mass of reactant that is equal to 958 ग्राम, ठीक है। अब बेटा मेरा टारगेट क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ ग्लिसरीन। तो मास ऑफ अगर ग्लिसरीन में निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूं, मोल्स ऑफ ग्लिसरीन इनटू मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लिसरीन गिवन है, कितना गिवन है, 75। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 75 ग्राम पर मोल। और आपने मोल ऑफ ग्लिसरीन कितना निकाला है, x मोल निकाला है। तो इस तरीके से आप अपना मास ऑफ ग्लिसरीन निकाल सकते हो। तो मास ऑफ ग्लिसरीन कितना आ जाएगा, मोल्स, मोल्स आए x, और मोलर मास कितना है, मैं भूल गया, मैं 75 है, ठीक है। तो मोलर मास कितना है हमारे पास, 75, ये हो गया ग्राम। क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है जो मास परसेंट है, मास परसेंट ऑफ ग्लिसरीन आपको गिवन है, और कितना गिवन है वो 47%। तो ये कैसे निकाला होगा आपने, 47 इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लिसरीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोलिस प्रोडक्ट। तो मैं H डॉट P लिख देता हूँ, H डॉट P बता रहा है मास ऑफ हाइड्रोलिस प्रोडक्ट इनटू 100। तो
तो मास ऑफ ग्लिसरीन कितना हो गया 75x, मास ऑफ हाइड्रोलिस प्रोडक्ट कितना आ गया 958 इंटू 1000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 6। सॉल्व करने पे ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। समझ में आ गया। अब एक बार ये, एक मिनट रुको, फोर्टी सेवन केविन था ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। मैं बेटा क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, है ना, ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो मेरा। 796 था, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास है 796 प्लस 18 इंटू 9, 758। ये वैल्यू सही है कैलकुलेशन करने पे। अब यहाँ पे ये वैल्यू बिल्कुल सही है। इसको अगर मैं चेक करूंगा तो ये आ रहा है 47 इंटू, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था, क्या पूछा था, द नंबर ऑफ ग्लिसरीन यूनिट प्रेजेंट इन डेकापेप्टाइड। तो नंबर ऑफ ग्लिसरीन यूनिट कितने हैं, मतलब x की वैल्यू आपसे पूछी थी। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा 6 यूनिट ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन प्रेजेंट इन डेकापेप्टाइड, इन डेकापेप्टाइड। तो देखिए इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। क्या था, एक बार मैं इसको समराइज करूंगा क्योंकि बेटा ये 2011 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको आपको आइडिया लगेगा। आपके पास एक डेकापेप्टाइड एक सब्सटेंस था जिसका आपने हाइड्रोलिसिस किया, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको 3 प्रोडक्ट मिले। कौन कौन से मिले, ग्लिसरीन मिला, एलेनाइन मिला और फिनाइल एलेनाइन मिला। हमें नहीं पता ये क्या, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। आपको मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन थे किसके, डेकापेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन था कितना 796। तो मोलर मास आपको पता चल गया 796 ग्राम पर मोल। अब ग्लिसरीन की बात करूंगा तो ग्लिसरीन का आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन था 75, तो इसका मोलर मास कितना हो गया 75 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना था, आपको ये निकालना है कि जब आप हाइड्रोलिस करोगे तो ग्लिसरीन के डेकापेप्टाइड में कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट है, ये आपको निकालना है। तो मैंने क्या करा, इस डेकापेप्टाइड का जब हाइड्रोलिसिस किया तो इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि हाइड्रोलिसिस करने के लिए 9 मोल ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। मैंने बाकी सबके कोफिशिएंट एक्स वाई जेड लेके बोल दिया कि मेरी केमिकल रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है। अब इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए मैं अपना स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर सकता था, मैंने स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करा। और मैंने क्या करा, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए डेकापेप्टाइड का 1 मोल ले लिया। तो डेकापेप्टाइड के 1 मोल के लिए वाटर के 9 मोल की रिक्वायरमेंट है, और डेकापेप्टाइड का 1 मोल का हाइड्रोलिसिस करने पे जो प्रोडक्ट आएगा उसमें ग्लिसरीन के हमें x क्या मिल जाएंगे, x यूनिट हमें मिलेंगे। इसी x की वैल्यू मुझे निकालनी थी। इसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं करा, मास ऑफ रिएक्टेंट निकाला है। मास ऑफ रिएक्टेंट मुझे पता चल गया, मास ऑफ कंजर्वेशन मैंने लगाया, तो हाइड्रोलिस प्रोडक्ट का मास भी मैंने बोला इतना ही होगा। आपके क्वेश्चन में गिवन था द मास परसेंट ऑफ ग्लिसरीन इज 47%। तो हमने क्या करा, ये अपना फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और x की वैल्यू यहाँ से निकाली। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखना, आपको यहाँ पे किसी भी चीज के केमिकल फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। तो ये है मेरा आज का पूरा लेक्चर। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास में। तो अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं एलआर। एलआर को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एलआर हो जाएगा हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने खाने का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई करो, लाइफ में एंजॉय, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और अगर आपको ये वीडियो बेटा सही में अच्छे लग रहे हैं, अगर ये आपको हेल्पफुल लगते हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि वो भी हमें यहाँ से फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आप क्या कर सकते हो, रॉकेट बना सकते हो। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।